Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 7 of class 12th business studies, and the name of chapter is directing. We will cover this chapter into two parts, and let us start the first part of the following chapter, and the chapter is relating to directing, basically the instruction guiding to the employees while they are doing or accomplishing the goals which I have set it for them. So we will read all of the following things in the given chapter. So let us start directing. डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, मतलब जब एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, काउंसलिंग करना, मान लो किसी दुविधा में है या कोई समस्या में है तो उसकी काउंसलिंग करना, मोटिवेशन देना उसको ताकि वो कंटिन्यूसली एफर्ट करता रहे, लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन ताकि संस्था का गोल अचीव हो. Directing aims to ensure that activities of all employees are mobilized toward organizational goal. डायरेक्टिंग ये सुनिश्चित करता है कि संस्था के अंदर सभी मतलब व्यक्ति जो है वो मिल के काम कर रहे हो, संस्था की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, संस्था अपने गोल को अचीव करे. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्टिंग इज़ अ की मैनेजरियल फंक्शन विच मेक्स थिंग्स हैपन. तो डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, मैनेजर्स निर्देश देता है सबॉर्डिनेट्स को या जिनको भी ज़रूरत है उन लोगों को, ताकि क्या हो सके, जो चीज़ें होनी हैं वो रेगुलर चलती रहें, है ना, वो रियल में हो सके जो प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं. डायरेक्शन टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब चाहे टॉप लेवल है, मिडिल है, लोअर है, जैसे लोअर वालों को मिडिल वाले डायरेक्शन देते हैं, मिडिल वालों को टॉप वाले देते हैं, टॉप वाले आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं. परवेसिव फंक्शन है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चाहिए, है ना, और हर मैनेजर इसको करता है. द डायरेक्टिंग टेक प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन, जहाँ भी होता है वहाँ पे सुपीरियर जो होता है वो सबॉर्डिनेट को क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि आपको काम कैसे करना है ना, कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे. जहाँ पे भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन होगा वहाँ पे डायरेक्टिंग वाली चीज़ें होंगी. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि देखो एम्प्लॉयज़ को ऐसा तो है नहीं कि एक बार डायरेक्शन दिया वो करते ही रहेंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने उसकी सुपीरियर की. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है. या फिर कोई गोल अचीव हो गया तब भी उसके बाद दूसरे गोल के लिए उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को. इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब तक वो संस्था चल रही है तब तक डायरेक्शन या डायरेक्टिंग प्रोसेस होगा, ठीक है ना. पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन, चाहे वो लोग मैनेजरियल पोजीशन पे ना क्यों ना पहुंच जाए संस्था के अंदर, उन्हें भी डायरेक्टिंग चलता रहेगा, डायरेक्शन होता रहेगा, ठीक है. और ये ज़रूरी भी है, इससे ना इंसान विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल के हिसाब से अपने एफर्ट्स को करता है. डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू डाउन. ये तो मैंने अभी आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है. टॉप लेवल वाले मिडिल वालों को डायरेक्ट करते हैं, मिडिल वाले लोअर वालों को. ऐसे समझ लो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को, टॉप टू बॉटम. इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग की, आइए देखते हैं. सबसे पहले डायरेक्टिंग के ज़रिए एक्शंस जो होते हैं वो इनिशिएट होते हैं. डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग इट्स डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. तो डायरेक्टिंग मदद करती है लोगों को उन एक्शंस को इनिशिएट करने के लिए जिससे संस्था अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके. ग्रुप एक्टिविटी होती है, हमें पता है सबॉर्डिनेट और सुपीरियर एक साथ मिलके काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ एक साथ मिलके काम करते हैं, है ना. और हर एक कोई भी संस्था हो उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे कोई सीनियर पोस्ट पे है चाहे कोई लोअर पोस्ट पे है, वो मैटर नहीं करता, हर कोई अपना एफर्ट कंट्रीब्यूट करता है, तभी संस्था की जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होती है ना, बेटर होती है. मीन्स ऑफ मोटिवेशन. डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल. जब एक मैनेजर डायरेक्ट कर रहा होता है अपने सबॉर्डिनेट्स को तो उस टाइम वो उनके अंदर मोटिवेशन ला रहा होता है कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना, और किसी तरीके की समस्या आए तो उससे डील करो, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो. इससे क्या होता है, एक अच्छी लीडरशिप भी बिल्ड होती है. डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंज. एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. हमें पता है एक संस्था है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करती है. एम्प्लॉय जनरली हैव अ टेंडेंसी. अब एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं कि परिवर्तन ना आए, क्योंकि परिवर्तन आएगा तो उनको भी अपने हिसाब से बदलना पड़ेगा. तो डायरेक्टिंग प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है, जब सबॉर्डिनेट कुछ कहता है ना,
तो और सुपीरियर उसको ऑर्डर देता है तो सबॉर्डिनेट को वो बात माननी पड़ती है, सबॉर्डिनेट जो रजिस्ट कर रहा था चेंज को उसको छोड़नी पड़ती है उस चीज़ को। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव डायरेक्शन, प्रमोट कोऑपरेशन। अगर डायरेक्शन अच्छा होगा, डायरेक्टिंग अच्छी होगी तो कोऑपरेशन होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, कमिटमेंट होगी लोगों के बीच में, है ना, और संस्था के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। अब जैसे देखो ये एक फ़ोटो है, एम्प्लॉय ऑफ मैनी नेशनलाइज्ड बैंक्स वर अगेंस्ट कंप्यूटराइजेशन के खिलाफ हैं, क्योंकि उनका अब मान लो उन्हें सारा पेपर वर्क करने की आदत थी, कंप्यूटर चलाना आता नहीं, तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी है। हावेवर पर अगर इनका सीनियर इन्हें समझाए कि कंप्यूटर बहुत आसान चीज़ है और तुम कर सकते हो और ये वो, तो क्या होगा, फिर ये लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डायरेक्टिंग मदद करता है संस्था के अंदर स्टेबिलिटी लाने में और चेंज को लाने में, जो चेंज रजिस्ट किया जा रहा है। एलिमेंट्स क्या क्या हैं डायरेक्टिंग के? सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, कम्युनिकेशन, 4 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं MLCS। ठीक है, MLCS, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। ठीक है, इन सब के को आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, डायरेक्टिंग आएगा। द फर्स्ट वन इज सुपरविजन। Supervision refers to instructing, guiding and observing the subordinate at work. सुपरविजन का मतलब क्या होता है, जब सबॉर्डिनेट काम कर रहा है उस टाइम उस पर नज़र रखना या उसके काम को ऑब्जर्व करना, अगर वो कहीं गलती करता है तो उसे गाइड करना। टू एंश्योर, ताकि उसकी परफॉर्मेंस प्लान्स के हिसाब से जो संस्था ने प्री प्लानिंग कर रखी है और अगर कोई उसको प्रॉब्लम आती है तो वो सोल्व हो जाए, इसको बोलते हैं सुपरविजन, है ना। मोटिवेशन क्या होता है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। मोटिवेशन क्या होता है, जो एक इंसान को प्रेरणा देता है, एक इंसान को कह सकते हो एनर्जी होती है जो एक इंसान के अंदर ओरिजिनेट करना, ताकि वो गोल को, जो गोल तय हुए हैं उनको अचीव करे, कि है ना। कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति 2-3 साल से कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है पर वो फेल हो रहा है बार बार, तो अगर उसको मोटिवेशन दिया जाए और हार्ड वर्क का या अपनी गलती को पहचानने का, तो वो एग्ज़ाम में पास भी हो सकता है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ये। जैसे आपके टीचर्स आपको मोटिवेट करते होंगे पढ़ाई के लिए, है ना, ताकि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दें। इसी तरह संस्था के अंदर एम्प्लॉयज़ को किया जाता है। मोटिवेशन हेल्प्स द मैनेजर टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ सबॉर्डिनेट। मोटिवेशन के जरिए सुपीरियर को ये भी पता चलता है कि सबॉर्डिनेट चाहता क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, या वो क्यों नहीं अपने गोल को अचीव कर पा रहा। टू डिटरमाइन हाउ द सबॉर्डिनेट, और ये भी पता चलता है सुपीरियर को कि कैसे वो सबॉर्डिनेट को इंस्पायर कर सकता है ताकि वो बहुत मेहनत करे, अपने गोल्स को अचीव करे, है ना। अब देखो लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को इंटरेस्ट ही नहीं होता काम पे। इसका बेस्ट एग्जांपल समझो, मान लो मैं एक संस्था में काम कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी ₹1,00,000 मिल रही है। अब 3-4 साल हो गए, ना मेरा इंसेंटिव्स बढ़ाए गए, ना मेरे को कोई और पर्क्स मिल रहे हैं, तो मैं डीमोटिवेटेड रहूँगा, मेरी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ऐसे में सुपीरियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा इंक्रीमेंट लगाए या किसी भी तरीके से मेरी प्रॉब्लम को समझे। और तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर आपकी संस्था में एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है ना, तो वो संस्था कभी ग्रोथ नहीं कर सकती। एम्प्लॉयज़ का मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक संस्था की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय एक संस्था के अंदर काम करता है वही संस्था की ग्रोथ को सुनिश्चित करता है। मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर, तीनों में फ़र्क क्या है? वाइल डिस्कसिंग अबाउट मोटिवेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। जैसे पहला मोटिव, मोटिव मतलब कि एक इनर स्टेट कह सकते हो कि एक अंदर की इच्छा जो हमें किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो मेरा मोटिव क्या है, मैं क्यों उस चीज़ को पाना चाहता हूँ। जैसे इंटरव्यू में पूछते नहीं कि आप ये नौकरी क्यों चाहते हो, क्या मोटिव क्या है, ठीक है। तो मोटिव रेफर्स टू द इनर स्टेट और डिजायर विच एक्टिवेट, कंपेल्स एंड डायरेक्ट द इंडिविजुअल टू बिहेव इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो मोटिव क्या होता है कि वो चीज़ जो एक व्यक्ति को प्रेरणा दे अपने गोल को अचीव करने के लिए, हर पॉसिबल एफर्ट को करने के लिए।
अब एक ये व्यक्ति है जो उदास है, परेशान है संस्था के अंदर, और अगर इसे मोटिवेशन दे दिया जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। बहुत सारी संस्थाएं, प्राइवेट कॉरपोरेट्स ऐसे हैं या एजुकेशन सेक्टर ऐसा है जहाँ पे लोग इस तरीके के हालात में जी रहे हैं। वर्क प्रेशर ही इतना ज़्यादा है, उनको मोटिवेट किया जाए तो वो ऐसा होंगे और संस्था ग्रो करेगी उस टाइम। अरे जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है तो संस्था कैसे ग्रो कर लेगी? ये तो सोचने वाली बात है, एम्प्लॉयर को समझनी चाहिए चीज़, है ना। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। इट डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाई नीड ऑफ पीपल। मोटिवेशन आप समझ गए अब तक क्या है, प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोगों को इंटेंड कर सकते हैं कि वो गोल को अचीव करें। अब देखो, एक इंसान कितना मोटिवेटेड होगा ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी ज़रूरतें कितनी पूरी हो रही हैं। अगर एक इंसान फुल्ली सेटिस्फाइड है अपनी नीड से, है ना, वर्क प्लेस पे, तो वो इंसान पूरा मोटिवेट होकर काम करेगा। और एक इंसान ऐसा है जिसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उस जॉब से, तो वो डीमोटिवेट होकर काम करेगा। और जहाँ पे भी मन मार के काम किया जाता है ना, वो काम कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं। चाहे तो इसलिए बच्चों, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे मोटिवेटेड होके करो पढ़ाई, तभी उसमें 100% रिजल्ट्स निकलते हैं। मोटिवेटर वो क्या चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी? जैसे एक एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल मुझे, अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए, बोनस मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, मेरा रिकॉग्नाइजेशन किया जाए, मेरे वर्क को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए, मतलब कि मेरे को पूछा जाए, है ना, तो दैट इज दीज थिंग्स विल वर्क एज मोटिवेटर, ठीक है ना। तो मोटिवेटर्स आर द टेक्निक टू मोटिवेट पीपल। अब मोटिवेटर में यार लोगों को मत समझ लेना कि जो इंसान मोटिवेट कर रहा है वो मोटिवेटर है। मोटिवेटर्स आर द टेक्निक्स जो एक इंसान को मोटिवेट करती हैं, ठीक है ना, सैलरी, ये सब चीज़ें। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, लेट अस सी। एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट टेंशन। अगर एक इंसान ऐसा है जिसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे संस्था ₹1,00,000 सैलरी दे, पर वो मुझे 60,000 दे रही है, तो मेरी नीड पूरी नहीं हुई ना, अनसेटिस्फाइड रही, तो मेरे दिमाग में टेंशन रहेगी। टेंशन रहेगी तो स्टिमुलेट हिज ड्राइव्स, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, है ना। दीज ड्राइव्स की वजह से सर्च बिहेवियर टू सेटिस्फाई, फिर वो इंसान ये सोचेगा कि मैं अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करूं, कैसे मैं वो ₹1,00,000 कमाऊं, है ना। इफ़ सच नीड इज सेटिस्फाई, अगर मैं ₹1,00,000 कमा लेता हूँ तो टेंशन दूर हो जाएगी, पर अगर मैं ₹1,00,000 नहीं कमाता तो टेंशन और बढ़ जाएंगी। मोटिवेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आप ध्यान रखना। इट डज नॉट एंड, मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं होता बाय सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर नीड, है ना, कि एक ज़रूरत पूरी हुई तो आपको मोटिवेशन किया गया था, अब ख़त्म नहीं, ऐसा नहीं है। सो आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर नीड अनदर नीड डेवलप, तो फिर उसके वजह से मोटिवेशन। तो कुल मिला के जब भी आप लाइफ में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो अपने आप को मोटिवेट रखो, है ना, कि और एक मोटिव भी बनाना है कि आपको वो काम करना क्यों है। जब ये तीनों चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर, होगा तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, ध्यान रखना। फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो इंटरनल फीलिंग है, इंसान के अंदर से आता है, दूसरा हमें समझाता रहे। जब तक हमारे अंदर की आत्मा हमें नहीं बोलती ना, तो हम किसी चीज़ को करते ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसे या टीचर्स उसे बहुत समझा रहे कि भाई पढ़ ले नहीं तो तेरा करियर नहीं बनेगा, है ना, प्रॉब्लम्स होंगी, सर्वाइव कैसे करेगा, उसको समझ ही नहीं आ रही चीज़। पर एक बच्चा ऐसा है जिसके अंदर से उसको आवाज़ आ रही है कि हाँ यार मेरे को बहुत कुछ करना है लाइफ में, मेरे को मेहनत करनी है, तो क्या होगा, आगे बढ़ना है, तो वो इंसान मोटिवेट रहेगा। तो मोटिवेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल तो बाद की बातें होती हैं, बाहर वाला तो हमें बाद में समझाता है, पहले इंसान के अंदर से उसको आवाज़ आती है। मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एंड कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज़ पे, फोर्स नहीं किया जा सकता, जैसे डिज़ायर, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग, दीज आर द इंटरनल फीलिंग्स। इच्छाएं इंसान की उसे मोटिवेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इच्छा है कि मैं 100 करोड़ कमाऊँ, तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी ना कि हाँ मेरे को उस 100 करोड़ को कमाने जितनी मेहनत करनी है ना। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब एक इंसान जिसके अंदर मोटिवेशन है, जो मोटिवेटेड हो चुका है, वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा कि मुझे हर हालत में गोल अचीव करना है। जैसे एक गरीब व्यक्ति है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और वो पूरा मोटिवेट है कि मेरे को हर हालत में इसे अचीव करना है, तो अब उसका हर एक्शन या वो हर चीज़ वो ही करेगा जिससे उसका गोल अचीव हो।
और वो करेगा भी अपने गोल को अचीव, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपनी उसकी निगाहें अपने गोल पे हैं। तो मोटिवेशन इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज बिहेवियर इन सच अ मैनर दैट कैन अचीव देयर गोल। मोटिवेशन से एक एम्प्लॉय का बिहेवियर वो होता है, मॉडिफाई होता है या इफेक्ट पड़ता है, उस पर इन्फ्लुएंस होता है, जिससे वो अपने गोल को अचीव करता है। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन, दोनों हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या आता है, जैसे उसे अच्छे इंसेंटिव देना, उसकी तनख्वाह बढ़ा देना, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन, ईटीसी। नेगेटिव मोटिवेशन, मान लो उसे डराना कि अगर तुमने ये गोल अचीव नहीं किया ना तो तेरी नौकरी चली जाएगी, या तेरे को डी प्रमोट कर देंगे, मतलब कि तेरे को डिमोशन हो जाएगा, है ना। जैसे तेरे को सीनियर पोस्ट पे ना भेज के जूनियर पोस्ट पे भेज देंगे, इसलिए वो काम कर हर हालत में। नेगेटिव मोटिवेशन, जैसे घर वाले भी देते हैं कि भाई अगर तेरे इतने % नंबर ना आए तो तेरे को दुकान पे बैठना पड़ेगा या तेरे को ये काम करना पड़ेगा। नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होगा, अगर तू इतने % ले आया तो तेरे को हम ये चीज़ दिला देंगे, बाइक दिला देंगे, फ़ोन दिला देंगे। पॉजिटिव मोटिवेशन। इसी तरह एम्प्लॉई है संस्था में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर मैं सुबह स्कूल टाइम पे ना पहुंचूं, मेरी सैलरी कट जाएगी। नेगेटिव मोटिवेशन, है ना। और अगर मैं टाइम पे पहुंचूं और मतलब कि तो मेरे को फॉर एग्जांपल बेस्ट स्टाफ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव मोटिवेशन। कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस ये। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शंस एंड रिएक्शन। अब मोटिवेशन हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कोई इंसान किसी चीज़ से समझता है, कोई किसी चीज़ से। किसी इंसान को शब्दों की भाषा समझ आती है, किसी को डंडों की भाषा समझ आती है। क्लास में आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शब्दों से मान जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द समझ नहीं आते, उन्हें दूसरी भाषा में समझ आती हैं चीज़ें। तो कॉम्प्लेक्स है ना। हर किसी की एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन अलग हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक को जिस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी उसी तरीके से मोटिवेट हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो थ्योरी वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। मैस्लो की थ्योरी जो मोटिवेशन की है वो किस पे बेस्ड है, ह्यूमन नीड्स पे। ही फेल्ट दैट विद इन एवरी ह्यूमन बीइंग देयर एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ 5 नीड। तो इन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर 5 नीड्स होती है। हमारे अंदर भी ये 5 हैं। मैं एज अ एम्प्लॉय ऑफ अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन खुद के अंदर इन 5 नीड्स को देखता हूँ। पहला, साइकोलॉजिकल नीड। हर इंसान चाहता है कि उसके पास भोजन हो, रहने को घर हो, कपड़ा हो, मकान हो, है ना। साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो जाए उस इंसान की, सर्वाइव हो जाए वो। मैं भी यही चाहता हूँ। फिर दूसरा, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी हो मेरी। ये नहीं कि मैंने मेहनत करी और कोई भी आगे मुझसे छीन गया या कोई भी मुझे कुछ कह गया, नहीं। दीज नीड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल, कोई भी मेरे को शारीरिक या इमोशनल हार्म ना पहुंचा पाए, ठीक है ना। दूसरी नीड मेरी। तीसरी, सोशल और एफिलेशन और बिलोंगिंग नीड्स। सोसाइटी में मेरे से सब बातचीत करें, मेरे दोस्त सर्कल हो, है ना, सब मुझे एक्सेप्ट करे, कोई भी नकारे ना, सब मेरे साथ फ्रेंडशिप करें। ये तीसरी नीड। एस्टीम नीड में क्या आता है, स्टेटस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे मुझे, अटेंशन दे मुझे, दैट इज एस्टीम नीड। और 5वीं नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। These are the needs of becoming what one really want to become. It is the highest level of need in the hierarchy. जो एक इंसान बनना चाहता है एक्चुअल में वो बन रहा है, मतलब कि वो धीरे धीरे रियलाइज कर रहा है कि वो बन रहा है, ठीक है। तो 5 होगी। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर है, फिर एस्टीम, है ना, जो भी हमने पढ़ी, फिर सोशल, तो यहाँ से कर लो साइकोलॉजिकल, जैसे रोटी कपड़ा पूरा, सिक्योरिटी, सोशल, एस्टीम, सेल्फ, ठीक है, ध्यान रखना। इंडिविजुअल एग्जांपल, जैसे कपड़ा मिलने के बाद इंसान सिक्योरिटी, खाना वाना मिलने के बाद सिक्योरिटी, दोस्त वोस्त चाहता है, स्टेटस चाहता है, ग्रोथ चाहता है ना। और संस्था के कंसेप्ट में, संस्था में बेसिक सैलरी, पेंशन प्लान, जॉब सिक्योरिटी चाहता है इंसान, है ना। कलीग के साथ अच्छी तरह काम करे, प्रमोशन मिले, और चैलेंजेस, जॉब और अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब एक इंसान को मोटिवेट 2 तरीकों से किया जाता है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देके, है ना। जैसे मान लो मैं एक बच्चे को कह रहा हूँ कि भाई अगर तू 100 में से 100 लाता है, फॉर एग्जांपल है, आई एम आई इकोनॉमिक्स टीचर एंड बिजनेस स्टडीज ऑल्सो, तो मैं तेरे को फॉर एग्जांपल एक वॉच गिफ्ट करूँगा, दिस इज़ फाइनेंशियल,
नॉन फाइनेंशियल, अगर तुम यार अच्छे नंबर लाओगे, 100 आउट ऑफ 100 लाओगे, तो देखो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होगी, प्राउड फील होगा, तुम्हारा नाम होगा। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है, दोनों तरीके के प्रोवाइड करती है संस्थाएं। जैसे देखो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों है यहाँ पे। फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा, मनी वाली चीज़ें हैं, तनख्वाह बढ़ गई है ना, प्रोडक्टिव लिंक वेज, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा इंसेंटिव, बोनस, प्रॉफिट, पार्टनरशिप दे दी, रिटायरमेंट बेनिफिट, प्री रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जैसे प्री रिक्वेस्ट आप ये समझ लो, कार दे दी, घर दे दिया रहने को फ्री, है ना, और या फिर आप कह सकते हो एम्प्लॉय को खाना दिया जा रहा है, वो सब चीज़ें। नॉन फाइनेंशियल, यहाँ पैसा नहीं मिलेगा आपको, स्टेटस बढ़ा दिया आपका, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा है, करियर एडवांसमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब सिक्योरिटी दे दी, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हो रहा है हर चीज़ में, एम्प्लॉय एम्पावर हो रहा है। दीज आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, दोनों ज़रूरी हैं। फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स रेफर्स टू द इंसेंटिव्स रिवार्ड्स विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म मनी में, जिसे हम गिन सके पैसों के टर्म में, वो फाइनेंशियल है। ये सब अभी हमने ऊपर देखे। प्री रिक्वेस्ट याद रखना, रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड अलाउंसेस, दीज आर प्री रिक्वेस्ट। नॉन फाइनेंशियल, यहाँ पैसे के टर्म में नहीं मिलती चीज़ें, मनी के टर्म में नहीं मिलती, है ना। जैसे ये सब चीज़ें जो अभी हमने उस फोटो में देखी, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये है कि एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, ये एम्प्लॉयर कह रहा है, रमेश यू आर बीइंग अवॉर्डेड एज द सेल्समैन ऑफ द ईयर। तूने बहुत बढ़िया सेल करी, हम तेरे को सेल्समैन ऑफ द ईयर घोषित करते हैं, तुमने सेल टारगेट पूरा किया, थैंक यू सो मच सर, आई विल ऑलवेज ट्राई टू टेक आवर कंपनी टू द टॉप। खुश हो गया ना ये इंसान, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को टारगेट दिया गया था कि कम से कम आपके बच्चे 90 एवरेज लाए, क्लास का 90 एवरेज हो, मेरा 94 आया इकोनॉमिक्स का एवरेज क्लास का, तो दे रिकॉग्नाइज्ड मी, है ना, उन्होंने मेरे को बुलाया, रिस्पेक्ट दिया प्रिंसिपल मैम ने, तो दिस इज, मेरे को खुशी हुई कि हाँ मैंने मेहनत की और मैंने प्रॉमिस किया कि अगली बार और अच्छा लाएंगे मेरे बच्चे, तो रिकॉग्नाइजेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अगर मान लो संस्था का टॉप व्यक्ति खुद ही सारे निर्णय ले रहा, एम्प्लॉयज़ को पूछता नहीं, तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होते। संस्था का टॉप व्यक्ति सबको पार्टिसिपेट करा रहा है कि हाँ भाई आप भी राय दो, आपका क्या व्यू है इस चीज़ पे, इससे एम्प्लॉय को अच्छा लगता है कि हाँ यार मेरी भी कुछ पहुँच है इस संस्था में, मुझे भी पूछा जाता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये जो अगला टॉपिक है लीडरशिप, ये हम करेंगे पार्ट 2 में शुरुआत। उम्मीद है आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप इन्हें लिखें, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, जितना ज़्यादा हो सके केस स्टडी की प्रैक्टिस करो। संदीप गर्ग की बुक बिजनेस स्टडीज़ की देख लेना, दुनिया भर का प्रैक्टिस का कंटेंट है, सबको सोल्व करो, है ना। एक अच्छा सा सैम्पल पेपर ले लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स। स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए मेहनत करके। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।